है क्या होती है? बस ये डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन खत्म। दिस इज 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। This is 10th class political science. Chapter is outcomes of democracy. Outcomes of democracy. Transparency. देख क्या होती है ट्रांसपेरेंसी? सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है तनवीर? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एंड by the people. लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। लोग आगे रहेंगे जिस गवर्नमेंट में, लोगों की सुनी जाएगी जिस गवर्नमेंट में, वो क्या है? डेमोक्रेसी। वो क्या है? डेमोक्रेसी। अब है हमारे पास कीवर्ड्स में पहला है ट्रांसपेरेंसी। अंडर डेमोक्रेसी ए सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision taken by the government was taken through the correct procedure can find this out. बोले डेमोक्रेसी में अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है, मतलब उस डेमोक्रेसी में हर इंसान को हक है ये पता करने का कि इस काम में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, मतलब जान सकता है वो इंटरनल बात, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, जो कि डेमोक्रेसी में होती है। दूसरा है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो कह रहे हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट विच आंसरेबल टू द पीपल। अगर उसने कुछ किया है तो अगर लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसे आंसर देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव, ए गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजन बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर्स। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कोई भी डिसीजन लेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेगी और सारी कंडीशंस, सारी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगी, वो होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया? हमने क्या क्या किया? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले नहीं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि एमसीक्यूज और असर्शन आते हैं जो आपने करने हैं अभी। एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज ऑन विच डेमोक्रेसी हैज फेल्ड। बोलते देश में 4 इश्यूज हैं और चारों को ठीक करने में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। वो कौन से इशू हैं वो बताने हैं। क्या है क्वेश्चन तनवीर? डेमोक्रेसी किस किस बात पे फेल हुई है, वो मुद्दे मतलब रहे ही रहे हैं और डेमोक्रेसी भी उससे सॉल्व नहीं कर पाई है। वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से इश्यूज हैं? इज इट ओके? फर्स्ट है करप्शन, भ्रष्टाचार। कैसी भी गवर्नमेंट हो, करप्शन है ही है, ऊपर से लेके नीचे तक। कह रहे हैं द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी shows us that most of the democratic countries have failed to remove or reduce the corruption. India, which is one of the largest democratic country of the world, has also failed in the issue. बोलते जहां जहां जिस जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, हर कंट्री में करप्शन खत्म करना, जड़ से खत्म करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो भी करप्शन खत्म करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक इशू आ गया करप्शन का। दूसरा है पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। बोलते ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जब मतलब ही यही है कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, देन आल्सो वो लोगों की जरूरतें, लोगों की सिर्फ जरूरतें, ख्वाहिशें तो छोड़ दो, लोगों की सिर्फ जरूरतें पूरी ना कर पाए तो वो काहे की डेमोक्रेटिक है?
तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द, ध्यान रखना चाहिए उसको जरूरत का, डिमांड्स का लोगों की। बट अनफॉर्चुनेटली, पर बदकिस्मती ये है, द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, अगर डेमोक्रेसी वहां पे है कि वो लोगों के लिए सोचती है, लोगों के लिए करती है, तब भी कोई बड़ा इंप्रेस करने वाला रिजल्ट वो नहीं दे पा रही। ठीक है, तो कह रहे हैं डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। बोलते एक डेमोक्रेसी में क्या है, क्या हो रहा है, एक तो लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भी फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नमेंट उनकी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रही है, और मेजोरिटी ऑफ लोगों को वो इग्नोर करती है, उनकी जरूरतों को वो इग्नोर करती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो 4 इशू जो डेमोक्रेसी होते हुए, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी अब वो लोगों की जरूरतें नहीं पूरी कर पाती, वो पहली क्या थी तनवीर, और दूसरा क्या था, देख, पीपल्स नीड, पीपल्स नीड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड अ बेटर गवर्नमेंट। बोलते डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी गवर्नमेंट कहा जाता है, कैपिटल से अच्छी, मिक्स से अच्छी डेमोक्रेसी कही जाती है। डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड a better government than other forms of the government, so one can expect better economic growth। बोलते अगर सबसे अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन कंट्रीज की अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक है लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो तनवीर क्या है तीसरा पॉइंट, तो ये इस इशू पे भी फेल्ड है। ठीक है, किस इशू पे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ में। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हर जगह इनइक्वालिटी है। रिच है, जो रिच है वो बहुत रिच है, जो पुअर है वो बहुत रिच है। कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटीज है। ठीक है, पोजीशंस के बेस पे इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में। कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई पियून है, तो डिफरेंस है। आप ये अंदाजा लगाओ कि अगर पियून नहीं होगा तो काम कौन करेगा, तुम्हारा काम कौन करेगा। जब जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी कंपनी को चलाने की, तो उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक डीएम की जितनी होती है, जितनी मैनेजर की होती है, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के बिना कोई कंपनी नहीं चल सकती। तो रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी, एज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। बोलते एक तो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस तो खत्म नहीं हो रहा। जो रिच है वो रिच होता जाता है और जो पुअर है वो पुअर होता जाता है, करप्शन की वजह से। क्योंकि ऊपर ऊपर की पोजीशंस जो है गवर्नमेंट में जिन लोगों ने ले रखी है वो करप्शन करते हैं और अपना घर भरते हैं, नथिंग एल्स। इसीलिए तो इनइक्वालिटी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इस इशू में, तो मैंने क्या बोला, फोर्थ इशू क्या है तनवीर, देख मैंने क्या बोला, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। ठीक है, रिडक्शन का मतलब पता है तनवीर ना, क्या, कम करना। इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही। रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी खत्म नहीं हो रही। रिच और पुअर तो छोड़ दो, मतलब जो पुअर है, वो जो गरीब है, गरीबी हटाओ के नारे लगते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी ऑन द रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी इज आल्सो नॉट गुड। नई गरीबी खत्म होती, स्कीम्स चलती हैं, चलाई जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन स्कीम्स का फायदा भी जो पहले से करोड़पति है उनका शेयर साधा उनके अकाउंट में जाता है, और गरीब का गरीब ही रह जाता है। वन इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट। बोलते जो बहुत रिच है वो उनकी इनकम जो है मतलब 1% भी नहीं है पुअर के उसमें, लेकिन फिर भी वो पुअर को कभी सपोर्ट नहीं करता। सारा काम गवर्नमेंट का भी नहीं होता है। अगर कोई रिच है 10 गुना, 20 गुना, 4 गुना, अगर वो 1 गुना भी किसी एक को भी स्टैंड करता है तो पॉवर्टी खत्म हो सकती है एक एक करके। बट ना गवर्नमेंट सक्सेसफुल है और ना लोग। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है बहुत ज्यादा। तो कितने पॉइंट आए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो इशू डेमोक्रेसी नहीं सॉल्व कर पाती है उसमें फर्स्ट इशू क्या था, दूसरा क्या था, इकोनॉमिक, तीसरा क्या था,
reduction of इनइक्वालिटी। inequality, चौथा क्या था? reduction of reduction of inequality, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल दिया आपने, नीड्स एंड डिमांड्स नहीं बोला किसी ने, पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। और चौथा, पांचवा, reduction of पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने याद करना है, ये याद करना है, वो 4 कीवर्ड्स याद करने हैं, एमसीक्यूज याद करने हैं। अब अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। बोलते हैं ये जो एग्जामिन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में किस तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, किस किस तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बोलते फर्स्ट, in the most of democracy a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of the wealth and income। बोलते सबसे पहले तो एक इस तरह की क्या कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि कुछ ही लोग वेल्थ का मजा लेते हैं, कुछ ही लोग वेल्थ का मजा लेते हैं, ऐसी डेमोक्रेसी है एक। दूसरा, द शेयर ऑफ द रिच क्लास इज इंक्रीजिंग, और जो रिच है उसका शेयर जो है ऐसी डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में इंक्रीज होता रहता है और पुअर का डिक्रीज ही होता रहता है। तीसरा, इवन इंडिया द पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। बोलते गरीबों की जो वोट रेशियो है वो अमीरों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, अगर उस वोट को वो होल्ड करता है या किसी बेटर वे में यूज करता है तो नक्शा बदल सकता है। मतलब इतनी ज्यादा हमारी गरीब वोटर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, बट कोई पार्टी अपना उनको समर्थन पूरी तरह से नहीं दे पाती है, तो ये एक कमी है, ये एक वजह है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की हमारी कंट्री में। The situation is much worse in some other countries। इन बांग्लादेश में क्या है, more than half of its population lives in the poverty। 50-50 है, 50% रिच है बांग्लादेश में और 50% बहुत गरीब है, बहुत गरीब। People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for the food supplies। और ये countries food supplies के लिए दूसरी countries के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इसके बाद है, इवन द इंडियन डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन टैकल द इशू ऑफ इनइक्वालिटी। इंडिया भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं खत्म कर रही। 70 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और फिर भी इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन जो है अभी तक अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू accommodate social diversities democracy must fulfill some basic conditions। बोलते ये जो समाज में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज है, समाज में अलग अलग है, अलग अलग तरह की कास्ट है, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक डिफरेंस है, कास्ट है, फिर बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं डिफरेंट वे में हमारे देश में। बोलते हैं टू एकोमोडेट, और ये किस तरह से डेमोक्रेसी जो है एकोमोडेट करती है। बेसिक कंडीशंस बताओ कि वो किस तरह से अच्छे से, मतलब डेमोक्रेसी इनको एकोमोडेट कर सकती है। एकोमोडेट पता है, रख सकती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से इतनी डाइवर्सिटी होते हुए लोगों की, कास्ट की, जाति की, वेल्थ की, इतनी डाइवर्सिटीज होते हुए डेमोक्रेसी इनको कैसे एकोमोडेट करती है, कर सकती है अच्छे से। कोऑर्डिनेशन ऑफ मेजोरिटी कम माइनॉरिटी। अगर मेजोरिटी जैसे हमारे में हिंदू है मेजोरिटी में और सिख और मुस्लिम से माइनॉरिटी में, अगर वो कोऑर्डिनेशन में रहे, आपस में प्यार से रहे, लगाव से रहे, तो डेमोक्रेसी मेंटेन हो सकती है। मतलब समाज का कुछ डिफरेंस खत्म हो सकता है। इट इज necessary to understand that democracy is not simply the rule by the majority opinion। बोलते मेजोरिटी को भी ये सोचना चाहिए कि हम इनके ऊपर राज करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, इट्स नॉट द रूल ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियन। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मिल करके, माइनॉरिटी के साथ मिल करके मेजोरिटी पीपल्स को चलना चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट भी अच्छे से अपना काम कर सके।
ठीक है। लेकिन हाउएवर ज्यादातर क्या होता है, मेजोरिटी डोमिनेट करने लगती है माइनॉरिटी को, जो कि ठीक नहीं है, जो कि फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करता है। तो ये क्या है, पहला इन्होंने डाइवर्सिटी खत्म करने का एक ही बताया कि भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मतलब इंसान को इंसान समझें, कोऑर्डिनेट करें, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का डिफरेंस खत्म कर दें, अपने दिमाग से हटा दें। अवॉइडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन। और मेजोरिटी क्या है, मतलब आप काले गोरे के बेस पे कई बार मेजोरिटी कर देते हो, जैसे साउथ अफ्रीका में था कोई गोरे थे तो फिर मेजोरिटी है भाई उनकी। और ना आप रेस के बेस पे करो, ना धर्म के बेस पे करो। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि गोरे रंग वाले ज्यादा हो गए तो मेजर हो गए और वो रूल करेंगे या धर्म के बेस पे रूल करेंगे। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम ए रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रीजन। बोलते जो कम्युनिटी धर्म के बेस पर ज्यादा नंबर में है समाज में, वो या काले गोरे के बेस पर ज्यादा है या लैंग्वेज के बेस पे ज्यादा कम है, वो माइनॉरिटी को रूल करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू ऑल, और माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को इक्वल चांस हर जगह मिले, हर क्षेत्र में मिले। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस। जब आपने बोल ही किया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, तो पीपल में आपने ये तो बोला नहीं कि भाई मेजोरिटी पीपल। तो जब सारी पीपल एक हैं तो क्या है कि डाइवर्सिटी फिर तब खत्म होगी जब आप पीपल को, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को सिर्फ पीपल समझोगे, ना कि मेजर और माइनर समझोगे, और उनको एक बराबर रिस्पेक्ट और एक बराबर अथॉरिटीज दोगे। ठीक है। चौथा, रिस्पेक्टिंग डिफरेंस। नो सोसाइटी कैन फुली परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। बोलते कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाइयां नहीं होती हैं, झगड़े नहीं होते हैं, चाहे कम्युनिटी के बेस पे हो, चाहे किसी भी बेस पे हो, लेकिन उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये किसका काम बनता है, ये बनता है डेमोक्रेसी का काम। ठीक है, डेमोक्रेसी का काम, उस रिप्रेजेंटेटिव का काम जो उस एरिया में है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव का ये फर्ज बनता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो पूरी तरह से खत्म करने में कैपेबल रहे, उनमें नेगोशिएट कराए। नेगोशिएट क्या कर होता है, बातचीत करके मामले को सेटल करना। क्या होता है नेगोशिएट, क्या होता है बातचीत करके मामले को सेटल करना, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और जो मामला सेटल कर रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करें, ना कि उसी की धुनाई शुरू कर दें। तो बताओ, मेरा क्वेश्चन है, टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज डेमोक्रेसी को क्या क्या बेसिक कंडीशंस पूरी करनी चाहिए? बोल। coordination of majority. समाज में इतनी सारी डिफरेंसेस हैं, रेस के बेस पर, वेल्थ के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, इनको डेमोक्रेसी को इन सब की को प्यार प्रेम से या कैसे रखना चाहिए, मैं जो लोगों को कैसे एकोमोडेट करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। अब मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए वो जल्दी। कुछ नहीं बताया मैंने। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन रेस ऑन द बेस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू ऑल, और डिफरेंस होते हुए भी एक दूसरे में, छोटा बड़ा होते हुए भी एक दूसरे में क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। उसमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। और कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, बट देयर शुड बी नेगोशिएशन बिटवीन द समाज। जिस समाज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बैठ के बातचीत करके मामले को सेटल करना चाहिए।
चलो उठाओ, ये 3 आंसर याद करने हैं, वो 3 कीवर्ड्स और एमसीक्यूज, एजर्शन भी कर लेना, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है 3, ये भी कर लेना, ठीक है। चलो टेक और जपची को भेज दो, फिर बाहर ही चले जाओ आप, उन दोनों को भेज दो। हाँ। खुला रखो दरवाजा। टेक और जपजी आ जाओ, सॉरी जपजी और निरंतर आ जाओ। निरंतर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दिव्य स्कूल आ रहा है, ऑपरेट हुआ उसका ना। उस दिन हमने बैठो, हाँ, उस दिन हमने क्या क्या किया था? और क्या किया था? बॉस भेज दो जल्दी। कितने बजे आई थी जपजी? जपजी आप 5:30 पहुंच जाया करो ना। अच्छा, आपने उस दिन ऑक्साइड्स किए थे, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। अच्छा, छुट्टी कर दी थी। फिर आपने याद नहीं किए थे? मैंने बोला बताओ फिर मुझे, फर्स्ट सीरीज के ऑक्साइड्स किस तरह के होंगे, फर्स्ट ग्रुप के, और सेकंड के, और थर्ड के, और फिफ्थ के। आपने एक बात नोटिस की, जो थर्ड ग्रुप का है उसमें O3, जो समझ लो, जो फिफ्थ का है 5। हाँ, वो वैसे तो बैलेंस के बेस पर होगा ये सब कुछ, तो बायो की बुक लेके आओगे?
कितने चैप्टर बचे हैं हमारे इसके? 10 ज़्यादा। 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिए मैडम ने? जब मैडम टेस्ट लेती है, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे गलत हुए 2-3 एक नंबर के डालती है, वैसे क्वेश्चंस। जब जी जल्दी कर लो बेटा, फिर आप बिना लर्न किए चली जाओगी, फिर लर्न करने का टाइम नहीं होता, फिर वो जीरो हो जाता है सब कुछ। सोलह चैप्टर 8 आए थे अभी, एक चैप्टर तो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया इन्होंने। बट टोटल 18 चैप्टर है ना? अब ये फुल बुक आएगी, पिछली बार तो फुल आई थी, हाफ नहीं आई थी। फिर ये भी कि नहीं, फिर जब जो प्रोसीजर है वही रहेगा। नहीं, +1 में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, प्लस 21 चैप्टर है, इससे बड़े बड़े चैप्टर है, तभी तो ये YPS है। नहीं, छुट्टी तो मिलेगी, मतलब अगर 21 ने तो हाँ 20 तो 21 है, 18-19 तो डालेंगे। एक पीछे का काटा इन्होंने, एक फ्रंट का काट दिया, 2 काट करके डाल ही देंगे सारा। क्या पता नहीं चलती है, पूछो मुझसे। कौन था? जपजी का कोई ब्रदर है जो पढ़ गया है। सौखी तो वो भी, मैडम जब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराती उस टाइप के जैसी डालती है ना। केमिस्ट्री वाली मैडम चेकिंग भी अच्छी करती है और क्वेश्चन भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस डालती है वो। इसका ये इसने पेपर टफ डालना है और नंबर भी बिना मतलब से भी काटने हैं, पेपर भी टफ डालना है, बिना मतलब से भी काटने हैं, और बच्चे को फ्रस्ट्रेट करना है बस। और जब टेस्ट लेना तब वैसे क्वेश्चंस डालने नहीं है, या फिर क्लास में थोड़े वैसे क्वेश्चन डाल देना कि तो बच्चों को आइडिया लग जाता है।
लाइन जब पैरेलल होती है तो लाइन को सीक्वल होते हैं और जब ये इक्वल टू लाइंस पैरेलल तो यहाँ लिखना है बट these are alternate interior angles and we know that when क्या alternate interior angles are equal क्या lines are parallel. Therefore, CA is parallel to BD and ठीक है ये एक कम जवाब ठीक है इससे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दरवाजे बंद कर दो चच्ची। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उस दिन हम लोगों ने क्या क्या किया था जब जी? बुक ऊपर रख दो। क्या क्या किया था उस दिन हमने? हाँ जो डिसएडवांटेजेस थे वो स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट्स को फेस करने की वो क्यों गलत थी और एडवांटेजेस कैसे थे? किस किस चीज के क्या क्या किया हमने? ट्राइड्स क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, मतलब बताओ ना, हिस्ट्री क्या थी? हम पहले जब एलिमेंट्स को डिस्कवर करा गया तो वो कम रेशियो में थे जिसकी वजह से हमें प्लेसमेंट देनी इजी थी, बट जैसे जैसे बढ़ते गए तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सब में नहीं थी तो उन्हें प्लेस करना डिफिकल्ट था तो इसलिए फेल हो गई थी। जब जी मैंने पढ़ाना है ना, मैंने वो लर्न करके ही जाना है। मैं 1-2 पेज पढ़ाती हूँ सिर्फ। अगर वो ऐसे हो गया ना ये सब जीरो, उस दिन आपने लर्न नहीं किया, उसके बाद ना आपने कल किया लर्न, कल भी आप जल्दी चले गए, ठीक है? इसको पूरी तरह से अच्छे से थॉरो कर लेना, नहीं तो जीरो हो जाता है चैप्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निरंतर ही नंबर ला सकता है, तो आप और दिव्यज्योत भी ला सकते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपका टाइम का कंट्रीब्यूशन कम है। जितना टाइम वो लगाते हैं आप लोग लगाते ही नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज ध्यान दो। और आप इस बात की भी चिंता नहीं करते हो कि मैंने जो काम करवाया है वो चलो यहाँ नहीं हो पाया, 15-20 मिनट घर पे जाके भी नहीं निकालते। अभी तो एग्जाम भी नहीं है, कुछ और याद भी नहीं कर रहे आप लोग कि भाई मैं शाम को ही कर लेती हूँ, यहाँ से जाके ही कुछ कर लेती हूँ, 10 बजे 9 बजे बैठ जाती हूँ दोबारा उनको, मैम आज मैं लर्न नहीं कर पाई जो मैम ने पढ़ाया तो मैं कर लेती हूँ। समझो, ऐसी हैबिट अपने अंदर लाओ प्लीज, ठीक? क्योंकि फिर नंबर पे टेस्ट लूंगी फिर से कम आएंगे, है ना? अब है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री में आए ट्रायड्स। जब जी पूरा फोकस रखना प्लीज। सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री में आए न्यूलैंड, सॉरी, सबसे पहले डॉर्बनियर ट्रायड्स, फिर आया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंडलीव की। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया और उसका पूरा नाम था दिमित्री आइवानोविच मेंडलीव। क्या था? ये रशियन था। कौन था ये? रशियन था। इसने, और उस टाइम क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस टाइम कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे, और ये बात है 1869 की। जब जी कब की बात है ये? कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तब? 63। किसने मतलब इस बात पे कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा है? मेंडलीव, ठीक है? तो कह रहे
elements known at that time in increasing order of their atomic masses. और ध्यान देना, मेंडलीव ने काम किया किसके ऊपर? एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे। किसके ऊपर? एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे। एटॉमिक मासेस, डू यू रिमेम्बर व्हाट एटॉमिक मास क्या है? जब जी हाँ बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर और क्या है एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर बताओ। 6 और एटॉमिक मास। तो उसने किसके ऊपर काम किया? इसके बेस पर अरेंज किया, ना कि इसके बेस पर। एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में उसने अरेंज करना शुरू किया किसके बेस पर? एटॉमिक मास के बेस पर। क्लियर है? ठीक है। तो आज आपको क्या क्या नॉलेज मिली अभी तक की? कि दिमित्री ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया, 1869 में दिया। उस टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उसने जो एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए वो किसके बेस पर किए? एटॉमिक मास पे। Is it okay? Elements with similar properties were put one after the another in the same vertical column with blank spaces where the expected periodicity of the properties was disrupted. बोलते उसने अरेंज करना शुरू किया एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेस पर शुरू कर दिया। बोलते जैसे जैसे उसने शुरू किया तो उसने देखा कि किस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एग्जैक्ट उसके नीचे आ रहे थे, एग्जैक्ट उसके नीचे आ रहे थे। जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम की तरह सिमिलर था और वो उसके नीचे आ रहा था एग्जैक्ट जब अरेंज कर रहे थे। हाइड्रोजन सोडियम की तरह सिमिलर था और वो एग्जैक्ट अरेंज करते वक्त उसके नीचे आया। फिर एटॉमिक मासेस के बेस पर फिर उसने एटॉमिक मासेस पे एलिमेंट्स रखना शुरू किया और एग्जैक्ट रुबिडियम जो है वो पोटेशियम की तरह उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी और एग्जैक्ट वो पोटेशियम के नीचे आया। तो उसने क्या देखा कि इक्वल इंटरवल के बाद जो है वो एक जैसे एलिमेंट ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आए जा रही हैं जब वो एटॉमिक मासेस के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ। तो क्या हुआ कि जब उसने अरेंज करना शुरू किया बट कहीं कहीं क्या हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था। तो उसने क्या किया? गैप रख दिया। उसने क्या कर दिया? गैप रख दिया कि कभी फ्यूचर में डिस्कवर होगा तो मैं इस गैप में उसको डाल दूंगा। इज इट ओके? ये काम उसने किए। जब जी पता लगा क्या क्या काम किए मेंडलीव ने, तो उसने बोला कि सेम वर्टिकल ग्रुप में विद द ब्लैंक स्पेसेस वेयर एक्सपेक्टेड पीरियोडिसिटी, जहां वो सिमिलर प्रॉपर्टी का पीरियोडिसिटी क्या होती है? सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स इक्वल इंटरवल्स के बाद आना। जहां पे इक्वल इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स उसको नहीं मिल रहे थे या नहीं डिस्कवर हुए थे, उसने सोचा कि आने वाले समय में वो डिस्कवर होंगे और मैं इन्हें रख। तो उसने क्या किया? was discovered that is where the property of the element did not tally with the properties of the elements placed above it. He observed that element with similar property occurred at regular interval. He called this as the periodicity of the properties of the elements. ठीक है। तो उसने बोला, उसने ऑब्जर्व किया कि वहां पे रेगुलर इंटरवल्स के बाद मैक्सिमम सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट आ ही रहे थे और इसी को उसने पीरियोडिसिटी कहा। इसी को उसने क्या कहा? पीरियोडिसिटी कहा। अब क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या क्वेश्चन आता है? डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या बोलोगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बोलते ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल इंटरवल्स के बाद एक जैसी आ रही हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो किस वजह से आ रही हैं? क्योंकि वो एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज हो रहा है, इसलिए उसने एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस के बेस पर। तो उसको उसने डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे डाला? उसने डाला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब जी मैं फिर बोल रही हूं, मुझे ये लॉ अभी मैंने फेस टू फेस मुझे सुनाना है। मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान देना मेरे पे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब जी बोलो। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक बार निरंतर बोलेगा, आप फिर से बोलोगे। निरंतर बोलो। periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. बोलो जब जी।
and chemical properties of the atomic structure. Elements. Elements Hmm. are the Periodic. periodic functions of There. the atom. दोबारा बोलो. Physical and the chemical properties of the elements Are the periodic function. periodic functions of the atom. लास्ट बार बोलो. Physical and the chemical properties of the elements of the periodic Are periodic function of. functions of the atom. थैंक यू. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. मेंडलीव लॉ भी हमने याद कर लिया. ठीक है, अब है पीरियोडिक टेबल होता क्या है. व्हाट इज पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल हम बात कर रहे हैं. तो पीरियोडिक टेबल क्या है. एक चार्ट है एलिमेंट्स का जो प्रिपेयर किया गया है. क्या है पीरियोडिक टेबल. क्या है एक चार्ट है जो कि प्रिपेयर किया गया है. किस वे में. इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल. वो इस तरह से बनाया गया है कि एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक वर्टिकल कॉलम के अंदर आए. एक वर्टिकल. तो पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ द एलिमेंट्स which are prepared in that periodic table is prepared in such a way that the similar properties element come in the same vertical group. नीचे को ग्रुप होते हैं और ऐसे हॉरिजेंटली पीरियड्स होते हैं. क्या होते हैं. पीरियड्स होते हैं. इज इट ओके. क्या बोला मैंने. पीरियोडिक टेबल क्या होता है. It is a chart of elements which come under the vertical group of the periodic. निरंतर. Periodic हो जाएगा उधर सुनो ध्यान से. हाँ. periodic table is a chart in which the elements are arranged in such a way that they or the elements same characteristics come under a single vertical column. बोलो. Periodic table is a chart in which the similar properties of the elements come under the सेम वर्टिकल कॉलम. उसे क्या कहते हैं ग्रुप. ठीक है. इट इज कॉल्ड पीरियोडिक बिकॉज क्योंकि सिमिलर पीरियोडिक क्या होता है जो फिर से बार बार वैसे ही आई जाए ना, वैसे ही प्रॉपर्टीज आ जाए. तो इट इज पीरियोडिक बिकॉज द सिमिलर प्रॉपर्टीज आकर से फिक्स्ड इंटरवल्स. इज इट ओके. जब टेबल में अरेंज करें तो फिक्स्ड इंटरवल बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट. एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. देखते हैं क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक. नॉट मॉडर्न. अभी मॉडर्न आना है. ये भी अभी हिस्ट्री है. 1869 की बात चल रही है. ठीक है. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है. वर्टिकल कॉलम्स है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें हम क्या कहते हैं पीरियड. जिन्हें हम क्या कहेंगे पीरियड. तो पता लग गया. तो दो चीजों का आपको पता लग गया. ग्रुप्स और पीरियड्स का पता लग गया. तो एक फीचर देयर आर इन ऑल 8 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में. जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता कितने हैं जबकि 18. कितने हैं 18. और मेंडलीव में कितने हैं 8. कितने हैं 8. तो 8 ग्रुप है जिनको ग्रुप 1 2 ग्रुप 8. तो 8 है तो ग्रुप 1 2 ग्रुप 8. देख रहे हो. ग्रुप 1 2 8 देख रहे हो. ग्रुप 2 ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है. इज इट ओके. तो देयर आर इन ऑल 8 ग्रुप्स. ग्रुप 1 2 8. ईच ऑफ दिस ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 8 इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स हैं. ये सब ग्रुप सी लुक एट दिस. ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां. एंड इट्स सब ग्रुप इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी. Each subgroup is divided into A, B, A, B, A, B. मतलब 2 ग्रुप्स में. ये फीचर्स है ना. फीचर्स में क्या होता है कि वो देखने में कैसा है फीचर्स में. तो A एंड B. ग्रुप 8 हैज नो सब ग्रुप. 8वें का नहीं है. देख रहे हो नहीं है. तो 7 ग्रुप्स के सब ग्रुप्स हैं जबकि 8 का कोई सब ग्रुप नहीं है. देखने में पीरियोडिक टेबल का ये एक फीचर सामने आया. आगे चलिए. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप और द ग्रुप 8 which has no subgroups have similar properties and show the same valency which is equal to the group number
अप टू ग्रुप 4 और ग्रुप नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 फॉर ग्रुप्स 5 to 8। बोलते जो जिस ग्रुप में है उसकी वैलेंसी वही है। जैसे इसकी ये 1 में है, ये वाले एलिमेंट इनकी 1 है, ये 2 में इनकी 2 है, ये 3 में इनकी 3 है, इसकी 4 है और बाद में क्या है 5 माइनस 5 माइनस, ये 5 माइनस 3, ये 5 माइनस 4, ये 5 माइनस 5, ये जो होगी ये लास्ट वाली ये 0 आएगी, इसकी क्या आएगी 0 आएगी। इज इट ओके? अगला क्या है, इन ए पीरियड एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटालिक टू। बोलते जब हम ऐसे पीरियड में जाते हैं ना, ऐसे करके पीरियड में, ये ग्रुप ऐसे है और ऐसे करके जब हम पीरियड में जाते हैं तो यहाँ से ये मेटालिक है, जब जी ये मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, और धीरे धीरे ये नॉन मेटल्स। देखो ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल, तो जबकि लिथियम मेटल है, बेरिलियम भी मेटल है, बोरोन भी मेटल है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि एक पीरियड में जब हम आगे जाते जाएंगे तो एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ को जाते जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो मैंने क्या बोला? की तरफ को जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर्स मेटालिक डिक्रीज। तो हमने क्या देखा, व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड देन मेटालिक character started decreasing and non-metallic character started, whereas when we go down the group, ऊपर से नीचे को आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्या करता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कैसे ये होता है सब कुछ ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस, वन रीजन है और नंबर ऑफ द रीजंस है, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। इज इट ओके? नहीं वो बाद में बताऊंगी, वो केमिस्ट्री धीरे धीरे करके सब। ठीक है, तो ये हो गया, इतना आपको पता लग गया कि ट्रेंड क्या, इसे ट्रेंड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेंड। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, इधर पीरियड लिख दो, किसी चीज का, किसी प्रॉपर्टी का अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, वो ऐसे करके। और हाँ, तो ये क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर। मैं पूछ रही हूँ कि ट्रेंड बताओ मेटालिक कैरेक्टर का, तो आप क्या कहोगे? पीरियड में डिक्रीज करता है। और आप क्या कहोगे? ग्रुप में, यहां लिख दोगे इंक्रीज। ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पीरियड, इसे ट्रेंड बताना कहते हैं किसी प्रॉपर्टी का। इज इट ओके? यहां हमने किस प्रॉपर्टी का ट्रेंड बताया? मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का। इज इट ओके? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपने याद करने हैं। और अच्छा लगा? पीरियोडिक टेबल पसंद आया है? आगे चले, अब हम चलते हैं मेरिट्स ऑफ द। मेरिट्स क्या होती है जब जी? मेरिट्स एडवांटेज क्या होती है? एडवांटेज। एडवांटेज मतलब फायदे, मेरिट है। ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट, तो फर्स्ट है हमारे ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ही जनरलाइज द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स देन नोन टू स्टडी ऑफ मेयर 8 ग्रुप्स। उसने बड़े अच्छे से मतलब 8 ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, एलिमेंट कैटेगराइज कर दिया एलिमेंट्स। इज इट ओके? बड़े अच्छे से। नहीं तो 63 एलिमेंट्स अलग अलग याद करते बहुत टाइम लगता। अब हम सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टीज याद हो जाए तो नीचे की सबकी हो जाएंगी। अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हमने याद कर ली तो नीचे की सबकी हो जाएगी। इंडिविजुअली हमें हर एक की प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? तो ये इसकी मेरिट है ना। दूसरा, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड। ये अच्छा हुआ कि उसने जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जहां नहीं मिले वहां उसने गैप रख दिया। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप। तो उसने क्या कर दिया? गैप रख दिए। और ये भी अच्छा एक मेरिट था इसका। ये मेरिट में भी आएगा और डिसमेरिट में भी आएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और उससे उसे ये भी पता लग गया कि जो डिस्कवर होगा एलिमेंट वो गैप रखे हुए थे, या इसकी तरह होगा या इसकी तरह होगा, तो गैप रखे हुए थे। अगर 5 गैप थे तो जिस प्रॉपर्टी का आ रहा था वो वहां पे डाल दे रहा था, तो ये भी मेरिट है। तो ये कह रहे कि he predicted the properties of the known elements on the basis of the properties of the elements lying adjacent to vacant slots। तो उसने प्रिडिक्ट कर ली थी कि अब कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो वैकेंट स्लॉट्स में कहीं ना कहीं चला जाएगा।
तो ये क्या थे, ये ऐसे ही पता है क्या था, यहाँ पे एल्यूमिनियम ने डिस्कवर हुआ था, ये ना, नहीं एल्यूमिनियम के नीचे वाला के में ना इसने गैप रख दिया था, एल्यूमिनियम के नीचे, ये बाद में डिस्कवर हुआ है, ये बाद में डिस्कवर हुआ है, यहाँ इसने गैप रखा था, ठीक है, एल्यूमिनियम। और इधर पता क्या लिख दिया था, इक्का एल्यूमिनियम, कि जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच करती होगी। तो इक्का एल्यूमिनियम मीन्स द प्लेस बिलो द एल्यूमिनियम इन ए ग्रुप, इट्स एटॉमिक मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द गैलियम। गैलियम डिस्कवर हो गया था, फिर वो गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्का सिलिकॉन, बोलते सिलिकॉन के नीचे भी जगह खाली छोड़ी थी, और बाद में जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो वो बिल्कुल सिलिकॉन की तरह था, तो उसने उसके नीचे फिर वो एक जो इक्का लिखा था वहां इक्का सिलिकॉन हटा करके वहां पे क्या डाल दिया, जर्मेनियम। जब जी मेरी बात समझ आ रही है, बताओ मैंने क्या बोला। तो आपने बोला है कि जैसे मैंने जिनको पता था कि आगे डिस्कवर जितने होने हैं एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के रिलेटेड होंगी, तो उसने उधर जगह छोड़ दी थी, और उनका नाम एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। फोर्थ पॉइंट क्या था, इनकरेक्ट एटॉमिक मास को करेक्ट भी कर लिया उसने, इस तरह से क्या किया, he was able to correct the values of atomic masses of the elements like gold and platinum by placing these elements strictly on the basis of similarity। जब उसने सिमिलरिटी के बेस पर इसको नीचे रखा तो फिर जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास किए हुए थे कैलकुलेट साइंटिस्ट ने, उसको भी इसने करेक्ट कर दिया। तो ये सारे इसके क्या थी, मेरिट्स थी, इसके पीरियोडिक टेबल की ये मेरिट्स थी। इसके सिर्फ मेरिट्स नहीं थी, इसके डिफेक्ट्स भी थे। इसके क्या थे, डिफेक्ट्स भी थे। चलो देखते हैं। एनोमेलियस पेयर, एनोमेलियस क्या होता है, अलग सा, डिफरेंट, एनोमेलियस, हाँ अलग सी प्रॉपर्टीज। तो कह रहे हैं डिफेक्ट्स, क्या करने जा रहे हैं हम जब जी, defects of the Mendeleev period. First, anomalous pair. The following pairs of the element did not follow Mendeleev's principles. बोलते ये जो पेयर है नीचे, ये फॉलो नहीं करते थे मेंडलीव ने जो प्रिंसिपल कहे। क्या पेयर थे ये, ऑर्गन विद एटॉमिक मास 39.9 प्रीसीड्स पोटेशियम विद एटॉमिक मास 39. मतलब इसको आगे रख दिया था और इसको पीछे रख दिया था, ये गलत है। जब तुम एटॉमिक मासेस के बेस पर काम कर रहे हो कि बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हो, तो ऐसा कैसे कि तुम ज्यादा वाला पहले रख रहे हो और कम वाला, तो यहाँ वो गलत हो गया, यहाँ वो गलत हो गया। जब जी हो गया। इसके बाद कोबाल्ट के केस में और निकिल के केस में भी उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 था और निकिल का, इसने क्या किया, निकिल को रख दिया पीछे और इसको रख दिया आगे। तो ये भी इसकी गलती थी। गलतियां पता लग रही है मेंडेलीव की। इसके बाद टेल्यूरियम विद एटॉमिक मास भी उसने ऐसा ही किया, देख लेना इसमें भी पॉइंट्स कर। और वो एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को रख रहा था, जब जी रख रहा था एटॉमिक मास के बेस पर उसने पीरियोडिक टेबल बनाया ना, निरंतर बनाया ना। तो उसने क्या किया कि आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन नहीं देनी चाहिए थी, फिर जब जी देनी चाहिए थी। क्यों, समझ नहीं आया। मेंडेलीव आइसोटोप्स के बेस पर, सॉरी एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, पीरियोडिक टेबल में कर रहा था एटॉमिक मास के बेस पर। एटॉमिक मास के बेस पर अगर वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उसको आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेस नहीं देना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को। डू यू रिमेम्बर आइसोटोप्स? हाँ बताओ क्या होते हैं, देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। नहीं, आइसोटोप्स क्या होते हैं वो बताओ मुझे, याद करो आइसोटोप्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता था, 1 2 1 3 1 1। ये कार्बन 6
ऊपर 13 भी होता है, 12 भी होता है और 14 भी होता है। क्लोरीन 35 ऊपर, नीचे 17, क्लोरीन 37 नीचे 17। ये क्या आइसोटोप्स है जिसमें क्या है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है एटॉमिक मास ऊपर और नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर। अब जब जी अगर वो एटॉमिक नंबर के बेस पर देता पोजीशन, अपने पीरियोडिक टेबल बनाता है, तब तो वो एक ही दे देता है, तीनों की एक ही एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर वो एटॉमिक मासेस के बेस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहा है तो उसके ये डिफरेंट है, तो उसको अलग अलग पोजीशन नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। एक 12 है, एक 14 है, 13 है, एक 14 है और तू एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज कर रहा है तो फिर करना अलग अलग, सबको देना पोजीशन, सभी एटॉमिक आइसोटोप्स को अलग अलग। कार्बन के सभी को 3 पोजीशन अलग अलग दे, क्लोरीन के सभी दोनों के 2 पोजीशन अलग अलग दे, है ना, और हाइड्रोजन के तीनों को अलग अलग पोजीशन दे। अगर एटॉमिक मास के बेस पर तू अरेंज कर रहा है सारे एलिमेंट्स को, ठीक बोल रही हूँ। नंबर के बेस पे करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, क्योंकि वो तो सबका एक है, एटॉमिक मास चेंज है, नीचे तो 1 1 है, इसमें 6 है, इसमें 17 है। लेकिन उसने एटॉमिक मास के बेस पे किया था तो उसको उसकी पोजीशन अलग अलग देनी चाहिए थी, लेकिन ही वाज नॉट एबल टू डू दैट इज व्हाई इट इज ए डीमेरिट। समझ आई बात जब जी? बोलो मैंने क्या बोला। जैसे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे प्लेस कर रहा था एलिमेंट्स को, तो उसे आइसोटोप्स की पोजीशंस को डिफरेंट रखना चाहिए था, जो उसमें नहीं किया। वेरी गुड, ठीक है, हो गया, खत्म बात। इसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। कई तो इसने डिसिमिलर जो है ना वो इकट्ठे डाल दिए। बोल रहा है एलिमेंट्स सच एज कॉपर और सिल्वर वियर्स नो रिजेम्बलेंस, कोई रिजेम्बलेंस नहीं। और इसने क्या किया, एलिमेंट्स सच एज कॉपर एंड सिल्वर वियर नो रिजेम्बलेंस टू अल्कली मेटल्स बट दे हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर इन द फर्स्ट ग्रुप। रिजेम्बलेंस नहीं थी, फिर भी इसने रख दिया। और जो सिमिलर थे उनको अलग कर दिया। कौन थे? गोल्ड और प्लेटिनियम। तो ये उसकी गलतियां रहेगी जिसकी वजह से ये फेल हो गया, टेबल फेल हो गया, पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। लेकिन हमें हिस्ट्री के तौर पर इसको पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, एलिमेंट अंदर कैसे हैं कैसे नहीं है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के अंदर कैसे पड़े हुए हैं, वो कितने हैं, वो कुछ नहीं बता पाए। और इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो तो नया वाला पीरियोडिक टेबल भी नहीं कर पाया है। हाइड्रोजन की जो फर्स्ट पोजीशन दी है ना, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों दी। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना जब जी, जो मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल्स की तरह भी। वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसे हम मेटल बोलते हैं और जो लेने वाला होता है उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। अब कहाँ रखे भाई उसको ना, आज तक उसका सीन क्लियर नहीं हो पाया। कोई साइंटिस्ट उसको जो है उसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया। आज भी मेटलॉइड का करैक्टरिस्टिक लेना देना है ही नहीं, वो तो बीच के वो तो शेयर करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अब क्या है, क्या बोला मैंने? जैसे हाइड्रोजन ना तो मेटल्स में आता ना ही नॉन मेटल्स में, पर आज तो हम उसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया कि वो। हाँ, वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे ना हम, उसमें भी जस्टिफाई नहीं हुआ है और मेंडलीव भी नहीं कर पाया, न्यूलैंड भी, ऑक्टेव भी, वो तो बेचारे यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे, उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी करके वो तो। ठीक है, एटॉमिक नंबर एज बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम कल करेंगे क्योंकि ये बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आ गई अब। ठीक है, अब आप ये सब याद करके मुझे प्लीज सुना दो, है ना, मेरिट्स, डीमेरिट्स और क्या चीज किया है, हाँ ये फीचर्स ऑफ द। ठीक है, जल्दी कर लो जब जी, हो जाएगा, जल्दी कर लो। हाँ हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आ जाओ। हाँ बेटा, आप ऐसा करो, बुक चेंज कर लो, है ना, आपको तो अंडरलाइन की जरूरत है नहीं है ना, फिर आप चेंज कर लो, है ना, और फिर बाद में आपको याद हो जाएगा तो आप खुद अंडरलाइन कर लोगे। फिर याद करो पहले, ठीक है, याद कर लो। चलो टेक योर सीट्स, आ जाओ। कितने चैप्टर आ रहे हैं मुझे सिलेबस लेके आना।
I know हाँ? you know अरे तो उसके तीन के मुझे ज्योग्राफी चाहिए पूरी बस। तुमने 4 चैप्टर तैयार किए हैं, कर लिए ना? सेकंड चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। व्हाट इज ओर? the rock which have particular material in large percentage. फॉसिल्स? Fossils, the dead, the dead plant and animal trapped in the layer of surface. लावा? The red molten red molten come out from the interior of the earth in the form of lava. Lava is rich in metals. and minerals. What are the rocks? Name the different types of the rocks. Rocks are the upper crust of the upper crust of the earth made by rock made by material called rocks. Rocks are hard and Differentiate between shell and sima. Cell, the main element of making continental crust called cella. It works in the मैं बताऊं ना कि सियाल नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम, इन दोनों बोलो। सी नहीं है, SI है। SI stands for silicon. SI stand for silicon and AL stand for aluminium. It works और सीमा में SIM में SI stands for silicon and and MA क्या मैडम? मैग्नीशियम। magnesium. बोलो आगे। सीला नहीं है, सियाल है, SIAL है। Sial works under land. वर्क्स अंडर लैंड? क्या वर्क करता लैंड के अंदर? हाँ। Under land. Sial is thick and more अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? core crust, mid crust, metallic and मेटल क्या? मेंटल। metal. आगे बोलो। Core, कोर के बारे में बताओ। the uppermost layer of the earth is known as core. It is also known as lithosphere. It is above 3,200 kilometers. 3,500 किलोमीटर, अबाउट 3,500 किलोमीटर। About 3,500 kilometers. कौन कौन सी मेटल पाई जाती है कोर में अर्थ की? Iron, magnesium. टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे? Temperature होता है 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस और 2200 डिग्री सेल्सियस in upper outer. What are minerals? In what ways are minerals useful to humans? Minerals are components. Natural substances. Natural substances that are known as material helps human in coal works as fuel, petroleum works as natural gas. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या हाल है भाई? ये क्या है?
मैम वो गलत हो गया फिर सर। सही कहाँ है? मैम से बुक में लिखा नहीं था, आज देखा तो आज वो घर जाके दोस्त से मिला। तुम्हें शर्म है? तुम सुधरने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें पता है पेपर है, तुम करेक्ट करके इसको लिखो भाई। है आज देखा तो आज क्या बारात सर पे आने वाली है, मेरे सहरा नहीं लाया हूं। हाउ डज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एनहेंस? क्या है ये? हाउ डज द understanding about the interior of the earth enhance? The earth is an enormous structure. How does the structure of the earth The enhance? बोलो। The structure of Earth is spherical. It is just like an onion. It is like an onion. कल याद रखना, आते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन देखूंगी और लर्न किया वो मुझे सुनाना है। हाँ, 3 layers of Earth are core, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताओ क्या होती है? continental drift, according to continent. Rivers, continental drift when an continent broken down into different continents. है गलत है, याद करो उसको, रॉन्ग है ये। क्रेटर, क्रेटर, गो टू योर सीट, ध्यान करके आओ।